हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पानीपत की तीसरी जंग। इस लड़ाई को भारत के इतिहास में एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस लड़ाई के बारे में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इट वॉज अ बैटल दैट चेंज्ड हिस्ट्री। एक्चुअली में पानीपत ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। तो ऐसा क्यों है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे किसके बीच में ये लड़ाई हुई, रीजंस क्या थे, क्यों लड़ाई हुई और इसके दूरगामी परिणाम क्या थे। तो ये लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में। इसे तीसरी पानीपत की जंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ही 2 बैटल ऑफ पानीपत हो चुकी थी। तो ये जो पानीपत की जंग है उसी मैदान पर होने वाली तीसरी लड़ाई है मध्यकालीन भारत में। तो इसलिए इसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। पानीपत एक कस्बा है दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में। तो ये लड़ाई हुई थी मेनली मराठा एम्पायर और दूसरी तरफ अफगान किंग अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब्दाली को कुछ अन्य लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। उत्तर भारत के कुछ और किंगडम्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे, बट मेनली इट वाज बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। तो ये लड़ाई 18वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। इनफैक्ट वर्ल्ड वार्स जब तक नहीं हुए थे तब तक ये दुनिया की सबसे बड़ी बैटल थी जिसमें इतने हजारों लोग मारे गए हैं एक ही दिन में। आज भी इस लड़ाई को हिस्टोरियंस, वॉर हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक दिन में, एक सिंगल डे में लड़ाई में जितने लोग मारे गए थे इसमें उतने किसी और लड़ाई में नहीं मारे गए हैं। तो ये काफ़ी बड़े स्केल की बैटल थी और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम भी थे। तो पानीपत की इस जंग में एक तरफ था मराठा पावर और मराठा पावर को लीड करते थे पेशवास, मराठा के डिफेक्टो रूलर्स, यानी कि पूरी तरह से उनको रूल करने वाले। एक्चुअल में रूल करने वाले थे पेशवास। हालांकि नाम के लिए छत्रपति होते थे राजा, टिटुलर हेड थे वो, जैसे आज प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास होती है भारत में? प्राइम मिनिस्टर के पास। कुछ उसी तरह का सेटअप आप समझ लीजिए। तो पेशवास के पास पावर आ जाती है 1713 से और बालाजी विश्वनाथ और उनके बाद बाजीराव फर्स्ट मराठा पावर को अपने चरम पर पहुंचा देते हैं। स्पेशली बाजीराव फर्स्ट, इन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में कई लड़ाइयां लड़ी और मराठा पावर को महाराष्ट्र के केवल इस एरिया से एक्सपेंड करते हुए इन्होंने पूरे इंडिया में फैला दिया। तो पूरे उत्तर और केंद्रीय भारत में इन्होंने उसको फैला दिया। तो बाजीराव के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव बनते हैं पेशवा। बालाजी बाजीराव ने मुगल्स के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। बाजीराव ने कहा कि हमें आप दे दीजिए सारे नॉर्दर्न प्रोविंसेस का टैक्स, यानी चौथ हम कलेक्ट करेंगे आगरा और अन्य सभी नॉर्दर्न एरिया से जो मुगल एम्पायर के अधीन है। बदले में हम मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे अफगानिस्तान से आने वाले अटैकर्स या अन्य कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट से। अब अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह दुरानी भी इन्हें कहा जाता है। ये व्यक्ति एक आम सोल्जर था, नादिर शाह पर्शिया की आर्मी में। एक आम सैनिक से इस व्यक्ति ने अपना कैरियर शुरू किया और धीरे धीरे अपने आप को इतना पावरफुल बनाया कि नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में खुद का एक अलग राज्य बना लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो ही वॉज द शाह ऑफ अफगानिस्तान और आज भी इन्हें अफगानिस्तान का फाउंडर माना जाता है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। तो आज जो अफगानिस्तान का बॉर्डर देखते हो वो मोर और लेस जो है अहमद शाह अब्दाली का ही किंगडम है। उसके पहले अफगानिस्तान या तो पर्शिया के अधीन रहा था या फिर मुगल एम्पायर के अधीन रहा था या दोनों के बीच में बटा हुआ रहता था कई 100 सालों तक। लेकिन अहमद शाह अब्दाली वो पहला व्यक्ति था जिसने मॉडर्न डे अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है उससे मिलता जुलता अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया था। और आज भी इनकी जो मजहर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन अफगानिस्तान। कंधार में इनकी मजहर है, अहमद शाह बाबा इन्हें कहते हैं लोग प्यार से वहाँ पर। तो 1748 और 1767 इन 20 सालों में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर या उत्तर भारत पर, स्पेशली पंजाब रीजन पर 8 बार हमला किया। इन्हीं में से जो 5th वाला हमला था इसमें हुई थी पानीपत की तीसरी जंग। और इस मैप में आप दुर्रानी एम्पायर को देख सकते हैं। तो इंडस नदी के उत्तर में और आज का जो अफगानिस्तान का एरिया है वो पूरा दुर्रानी एम्पायर के अधीन था। और यहाँ पे आपको जो ये पीच कलर में नज़र आ रहा है
ये अपना मराठा एम्पायर है। अब यहाँ पे मुगल्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मुगल्स का पावर ख़त्म हो चुका था। मुगल्स केवल नाम में शासक थे, एक्चुअल पावर सारा मराठास के पास थी, टैक्स कलेक्शन की, सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे राइट अप टिल इंदुस नदी मराठा पावर देखने को मिला था। एटोप के किले से शुरू होकर यहाँ दक्षिण में ऑलमोस्ट तमिलनाडु तक मराठा ध्वज फहराता था 1760 में। और एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो आपको पता होना चाहिए इस लड़ाई में, वो है अवध, किंगडम ऑफ अवध। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नवाब हैं शुजा-उद-दौला, और लास्ट एक और जो हैं वो हैं रोहिल्लास। तो ये जो इलाका है आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मुरादाबाद, बरेली, देहरादून के पास वाला एरिया, जो वो सब रोहिलखंड कहलाता है। और रोहिल्ला कौन थे? रोहिल्ला अफगान थे, एथनिकली देवर अफगान्स, जो मुगल शासन के दौरान या फिर सल्तनत पीरियड के दौरान अफगानिस्तान से यहाँ आकर धीरे धीरे बसना शुरू हो गए थे और आर्मी में जॉब करते थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर थे। तो रोहिल्लास भी इस लड़ाई में एक इम्पॉर्टेंट पावर हैं, रोहिल्लास और उनका लीडर नजीब-उद-दौला। तो रोहिल्ला चीफ नजीब-उद-दौला जो हैं, उन्होंने अल्टीमेटली पानीपत की लड़ाई में किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। तो 1757 में अब्दाली अपने चौथी कैंपेन पर आया दिल्ली को फिर से लूटा गया और पंजाब और कश्मीर को कैप्चर कर लिया गया, और अपने बेटे तिमूर शाह दुरानी को लाहौर में छोड़कर वो चला गया फिर से अफगानिस्तान। लेकिन तिमूर शाह के खिलाफ मराठास ने अपनी आर्मीज भेजी और दिल्ली फिर से जीत ली गई। 1757 में मराठास ने दिल्ली को कैप्चर करके फिर से मुगल्स को दे दिया। रोहिल्लास को भी हराया गया क्योंकि रोहिल्लास ने साइड चेंज कर ली थी इस समय तक, और मुगल्स की जगह वो अब्दाली का साथ दे रहे थे। 1758-59 में मराठा पावर अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गया फिर से। अब दिसंबर 1759 में अब्दाली डिसाइड करता है कि अब मैं फिर से अटैक करूंगा, क्योंकि उसका बेटा जो है तिमूर शाह दुर्रानी, वो लाहौर छोड़ के उसको भागना पड़ा था। तो वो इससे नाराज़ हो गया, उसने कहा फिर से हम पंजाब रिकैप्चर करना पड़ेगा। तो दिसंबर 1759 में अब्दाली अपनी आर्मीज लेकर अफगानिस्तान से खैबर पास से होते हुए फिर से पंजाब आता है, और ये 5वां अटैक है। जब अब्दाली के पंजाब में आने की खबर पहुंचती है पूना, यानी पेशवा बालाजी बाजीराव के पास, तो पेशवा नाना साहेब, ये दूसरा नाम था बालाजी बाजीराव का ही, नाना साहेब अपने कज़न यानी चचेरे भाई सदाशिव राव को ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप मराठा कैंपेन को लीड करिए, आर्मी को लीड करिए, और अपने खुद के 20 साल के बेटे विश्वास राव को भी इस कैंपेन पे भेजा जाता है, क्योंकि विश्वास राव अगर अगले पेशवा बनते हैं तो उन्हें आर्मी का, बैटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब सदाशिव राव भाऊ कौन थे? सदाशिव राव भाऊ जो हैं वो चीमाजी अप्पा के बेटे थे। चीमाजी अप्पा इज द ब्रदर ऑफ बाजीराव पेशवा। कुल मिलाकर इतना याद रखिए कि ये पिछले पेशवा बाजीराव के भतीजे थे और इन्हें बनाया गया आर्मी कमांडर। तो ये पेशवा फैमिली का फैमिली ट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बालाजी बाजीराव या नाना साहेब को और उनके कज़न सदाशिव राव भाऊ। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स ऐसे चली कि जो रघुनाथ राव जो थे, रघुनाथ राव जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, पेशवा के खुद के सगे भाई, उन्हें क्यों नहीं भेजा गया, जबकि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और इन्होंने ही 58-59 में नॉर्थ वेस्ट के जो एरियाज़ हैं वो मराठास के लिए जीते थे। तो इन्हें उस नॉर्दर्न टेरिटरी का एक्सपीरियंस भी था, जबकि सदाशिव राव भाऊ को कभी नॉर्थ में नहीं भेजा गया था। इन्होंने मोस्टली अपनी लड़ाइयाँ साउदर्न एरियाज़ में ही लड़ी थी, या तो मैसूर के खिलाफ या फिर डेक्कन में निज़ाम के खिलाफ। तो रघुनाथ राव ने मना कर दिया था कि मैं लीड नहीं करूँगा ड्यू टू सम इंटरनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर यह भी एक बड़ा रीज़न माना जाता है, जो मोर एक्सपीरियंस्ड आर्मी लीडरशिप थी, जनरलशिप थी, वो इस लड़ाई में गई नहीं। जबकि सदाशिव राव भी एक्सपीरियंस थे, बट ही वॉज स्टिल रिलेटिवली यंग, 30 साल की उम्र थी और 10-12 साल का लड़ाई का एक्सपीरियंस डेफिनेटली था, बट रघुनाथ राव की तरह उन्हें नॉर्दर्न एरियाज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि रघुनाथ राव पॉलिटिकली ज़्यादा समझदार थे, डिप्लोमेसी में ज़्यादा अच्छे थे, जबकि सदाशिव राव भाऊ डिप्लोमेसी में इतने अच्छे नहीं थे। इन्होंने किसी के साथ लेने से मना कर दिया, डिप्लोमेसी में ही वॉज वेरी पुअर। महाराष्ट्र से, पूना से,
और 1600 किलोमीटर पार करके वो जाती हैं नॉर्थ, पहुंचती हैं दिल्ली। और रास्ते में इनके साथ जुड़ते हैं फ्रॉम बड़ौदा गायकवाड्स, फ्रॉम इंदौर होलकर्स एंड फ्रॉम ग्वालियर सिंधियंस। तो ये सारे जो बाकी नॉर्दर्न मराठा आर्मीज़ हैं ये भी उनके साथ कंबाइंड होके सारी पहुंचती हैं दिल्ली। अब मराठा 1600 किलोमीटर दूर आ चुके हैं अपनी यूजुअल टेरिटरी से। मराठाज ने पिछले 100 सालों में सारी लड़ाइयाँ अपनी मोस्टली या तो डेक्कन या फिर सेंट्रल इंडिया के एरियाज़ में लड़ी हैं। मैदानी लड़ाई इतने लार्ज स्केल पर मराठाज ने अभी तक नहीं लड़ी। आर्मी की संख्या थी लगभग 1 लाख, और इनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में सिविलियंस भी थे। अब सिविलियंस क्यों आ गए? देखिए, जब इतनी बड़ी आर्मी उत्तर भारत जा रही थी तो कई लोगों ने ये सोचा कि चलो हम भी आर्मी की सिक्योरिटी में ट्रैवल कर लेंगे। इतनी लंबी दूरी का सफ़र तय करना उस समय में खतरों से खाली नहीं होता था। डाकू हैं या अन्य कई प्रॉब्लम्स होती थी छोटी मोटी, तो ऐसे में कई सिविलियंस जुड़ते गए और ये कारवां इतना बड़ा बन गया कि अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख लोग थे जब ये कैंपेन पूरा दिल्ली पहुंचा। तो जब ये मराठा आर्मी दिल्ली पहुंची उसमें लड़ने वाली संख्या तो थी सिर्फ 1 लाख, पर इस आर्मी के साथ 3-4 लाख सिविलियंस भी थे। अब ये सिविलियंस ये सोचकर आए थे कि हम उत्तर भारत के धाम में दर्शन कर लेंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सभी जगह हम दर्शन कर लेंगे। तो एक पिलग्रिमेज की तरह से ये सभी आर्मी के साथ जुड़ गए थे। अब ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आर्मी हार सकती है, क्योंकि एक पूरी जनरेशन ने पिछले 30-40 सालों से हार का मुँह ही नहीं देखा था। मराठा आर्मी पिछले 30 सालों से कॉन्टिन्यूसली जीते जा रही थी, तो पूरी जनरेशन ने कभी हार देखी ही नहीं थी, डिफीट ही नहीं देखी थी। तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हम तो जीत ही जाएंगे चाहे सामने कोई भी हो। तो ये आर्मी लगभग 1 लाख की रेगुलर आर्मी थी और इसने आकर दिल्ली को फिर से अफगान रूलर्स के हाथ से अपने हाथ में ले लिया। और एक अफगान गैरिसन था वहाँ पे दिल्ली में, अब्दाली खुद नहीं था बट एक अफगान गैरिसन था जो दिल्ली को कंट्रोल कर रहा था उस समय, उसे हरा दिया गया आराम से। अब हम मैप की मदद से इसे समझते हैं।